हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन से हैं। धर्मनिरपेक्षता से परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को मिलाने के पूरा होता है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बना कर करके लिखा गया है, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया गया है इसका। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन पहला है कि धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, ठीक है। तो आंसर के लिए हम लोग हेडिंग देंगे कि धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब हम जो है कि पढ़ते हैं क्या कि ये क्या है धर्मनिरपेक्षता। हमने जो बताया अगले वीडियो में उसी से वही है धर्मनिरपेक्षता। मतलब कि धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है कि सब कोई भी धर्म के लिए, किसी एक पार्टिकुलर धर्म को के लिए कोई बात नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों का एक समान अधिकार है, महत्व है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब वही है कि हम लोग सभी धर्म के लोग, जाति, रीति रिवाज जो भी जिसकी भी है, उन सब के साथ हम लोग मिलकर के रहते हैं और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो ये अब अभी इसमें क्या है कि इसको कारक ये बताना है कि कारक क्या है, इसको प्रोत्साहन किस तरह से मिल रहा है, तो फैक्टर्स क्या है इसके, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण कारक अग्र प्रकार हैं। अग्र प्रकार भी लिख सकते हैं और निम्नलिखित प्रकार भी है। ये अग्र प्रकार थोड़ा एक नया वर्ड है हिंदी का, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो निम्नलिखित तो है ही, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला है पॉइंट की पश्चिमीकरण, यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। मतलब कि पश्चिमीकरण इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि भारत पश्चिमीकरण में यह दिखा हुआ है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के विचारों को प्रोत्साहित करने में पश्चिमीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों के भारत में लंबे शासन काल में भारत में नवीन प्रौद्योगिकी, संचार, यातायात, डाक, तार, तेल, शिक्षा व्यवस्था, नवीन ज्ञान व मूल्यों आदि का सूत्रपात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिवाद व भौतिकवाद को बढ़ावा मिला तथा धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। देखो, जब हमारा देश गुलाम था तो उस टाइम में जो अंग्रेज लोग थे कुछ अच्छे काम भी करके गए, जिसमें से कि हमारे लिए जो है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोल करके गए, व्यापार दे करके गए, है ना। और नए नए ज्ञान उन्होंने जो है कि नए नए टेक्नोलॉजी, वो लोग तो शुरू से नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो वो सारी जो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी, नवीन ज्ञान, नवीन टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी का यूज हमारे भारत में भी व्यवसाय के लिए किया जाने लगा था, ठीक है। और जो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि धर्म को ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दे करके व्यक्ति और उसके मूल्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया कि जब व्यक्ति एक दूसरे को मूल्य देंगे, एक दूसरे का मतलब समझेंगे, एक दूसरे की एकता का क्या पावर होता है इसको समझेंगे, तभी हमारे देश का जो है कि ज्यादा विकास होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझा करके गए और ये चीज हमारे अंदर पश्चिमीकरण के वजह से आई थी, ठीक है। अब जो है कि यातायात आया, ठीक है। ट्रेन का आविष्कार हुआ, उसके बाद ट्रेन बनाया गया आने जाने के लिए। पहले तो ट्रेन नहीं था, डाक घर खोले गए,
तार जो है कि अपने पहले जो है कि संदेश देने और लेने के लिए लोगों को घोड़े पर दौड़ा दिया जाता था या पैदल ही दौड़ा दिया जाता था। तो वो लोग जो है कि आकर करके संदेश किसी न किसी तरीके से कितना दिन पर पहुंचाते थे। फिर डाक आया तो उससे जो है कि जो सप्ताह लगता था अब 2-3 दिन में डाक पहुंच जाता था। तार आता था, रेल, ट्रेन, शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीजें नहीं आई हमारे देश में, जिससे कि हमारे देश का विकास हुआ। ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो ये जो है कि धर्मनिरपेक्षता की सोच विशेष रूप से नगरों में अधिक प्रभावी हो रही है, क्योंकि शिक्षा, संचार, यातायात आदि की सुविधा नगरों में ही अधिक पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे एवं व्यवसाय भी नगरों में ही पाए जाते हैं। इनमें चूंकि विभिन्न जातियां, धर्मों, संप्रदायों व भाषा से संबंधित व्यक्ति साथ साथ काम करते हैं, अतः धार्मिक कट्टरता समाप्त हो जाती है तथा उनमें धार्मिक सहिष्णुता एवं सह अस्तित्व के भाव उत्पन्न होते हैं। इससे उनमें तार्किकता, वैज्ञानिकता व मानवतावाद के भावों का भी संचार होता है। देखो, जब हमारे देश में नवीनीकरण होने लगा, औद्योगिकीकरण होने लगा और नगरीकरण, नए नए शहर का मतलब कि गांव में जब लोग रह रहे थे तो वो छोड़ करके शहर की तरफ गए, क्योंकि वहां पर ज्यादा उद्योग धंधे शुरू हो गए थे, व्यवसाय था, तो लोग अपने काम धंधे के लिए उधर चले। ठीक है। तो वहां पर जाने के बाद होता है ना कि जैसे गांव का सोच क्या होता है कि छोटा होता है, इस वजह से लोग ज्यादा धार्मिक चीजों में फंसे हुए रहते हैं। उसके वजह से जो है कि लोग जो है कि जो उद्योगिकीकरण होता है, नगरीकरण होता है, व्यवसाय किस तरह से करते हैं, ये सारी नए नए टेक्नोलॉजी का किस तरह से व्यवसाय में यूज हो रहा है, शिक्षा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या क्या चीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से गांव के लोग जब शहर में आए तो उनको ये सारी चीज़ों का पता चला और उसकी सुविधा मिली उसको, है ना। तो ये और सब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी व्यवसाय में सब लोग, सब जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर करके काम करते हैं। कोई भी ऑफिस में लोग करता है काम तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके करते हैं। इससे क्या होता है कि भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना विकसित होती है। लोग एक दूसरे के साथ रह करके ही एक दूसरे का साथ दे कर करके काम करते हैं। ऑफिस में क्या होता है कि देखो सब लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। कोई किसी के अगर काम को कर देता है तो उसके बदले में कोई दूसरा उसका काम कर देता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इससे जो है कि भाईचारा तो बढ़ता ही है, साथ में मानवतावाद के भाव का भी विकास हो रहा था। मानवतावाद आ गया। ठीक है। सभी के अंदर एक अच्छे इंसान जो होता है कि मतलब कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, ये सोच विकसित हुआ। ठीक। उसके बाद फिर यातायात एवं संचार के साधन। ठीक है। यातायात एवं संचार के साधन क्या है कि है ना, यातायात एवं संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। प्राचीन समय में चूंकि यातायात एवं संचार के साधनों का अभाव था, इसलिए क्योंकि व्यक्तियों में गतिशीलता का अभाव था तथा वे अन्य धर्मों के संपर्क में नहीं आ पाए और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने का कारण उनमें धार्मिक कट्टरता पनपती गई। किंतु वर्तमान समय में यातायात एवं संचार के साधनों में विकास होने के कारण लोगों में गतिशीलता बढ़ी है। परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उनमें समानता के विचार आए हैं, धार्मिक संकीर्णता समाप्त हुई है तथा छुआछूत एवं भेदभाव कम हुए हैं।
है ना। जब यातायात आया, गांव से शहर में आए लोग, जब गांव का सोच अभी ही बताया ना कि संकीर्ण होता है, छोटे सोच के लोग रहते हैं, वहां पर सिर्फ अपने ही धर्म के कट्टरपंथी के साथ लोग रहते हैं। लेकिन जब वही लोग शहर आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करके रहते हैं, कोई भी एक मतलब कि एक ही जाति के लोग ही नहीं रह रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लोग रह रहे हैं। ऊंच नीच का जो भेदभाव था ये शहर में नहीं है, ठीक है। तो इससे लोगों के अंदर का जो सोच है ना वो डेवलप हुआ, ठीक है। इससे लोगों में एक रूपता आई, भाईचारा आया, ठीक है। तो इससे जो है कि लोगों का विकास हुआ, परस्पर एक दूसरे के, जब ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो लोगों को पहचानने और जानने का वजह बना, और समझ के ही लोग एक दूसरे को समझता है और अपनाता है, ठीक है। तो जब लोग दूसरे शहर आ करके, शहर में आ करके क्योंकि शहर का जो सोच होता है थोड़ा डेवलप होता है, ठीक है, बड़ा होता है, विकसित होता है। वो लोग छोटे सोच में संकीर्ण सोच अपना नहीं रखते हैं, किसी भी चीज के लिए कट्टरवादी नहीं होते हैं। उनको पता है कि उनको अपने धर्म को तो साथ में लेके चलना ही है, लेकिन उनका सिर्फ धर्म को लेकर करके रहने से उनका विकास नहीं होगा। उनका विकास होगा उनके व्यवसाय से, उनके बच्चों की शिक्षा से, खुद की उनकी शिक्षा से, उनके नगरीकरण से, उनके औद्योगिकीकरण से, उनके विकास से होगा, उनके व्यवसाय से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज एक अकेले इंसान नहीं कर सकता, सब लोगों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करता है, तभी देश का, हमारे समाज का, खुद मेरा, आपका, सबका विकास होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। छुआछूत का जो मतलब कि गांव में क्या होता है कि जो छोटे जाति के लोग हैं, ठीक है, तो उनको जो है कि बड़े जाति के लोग छूना मतलब कि देखना भी नहीं पसंद करते, एक साथ बैठ करके कोई काम नहीं करेंगे, भाई तुम छोटे नीचे जमीन पे बैठो, इस तरह की भावना थी पहले। लेकिन जब धीरे धीरे यातायात का हुआ, यातायात आया, संचार आया, मतलब कि कम्युनिकेशन, संचार का साधन बना, ठीक है, तो फिर आदमी का सोचने का तरीका जो है कि बदल गया, ठीक है। अब वो इस तरीके से नहीं सोच रहा, अब वो ये सोच रहा है कि हम अपना विकास किस तरह से कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर कर करके। कोई इंसान किसी चीज में अच्छा है, कोई इंसान किसी चीज में अच्छा है, तो सब लोग मिल करके एक साथ काम करते हैं, तभी तो हमारा विकास होता है ना। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 4 नंबर पॉइंट है कि अधिक आधुनिक शिक्षा पद्धति, मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा धार्मिक थी और वह भी केवल द्विज जातियों तक सीमित थी, किंतु वर्तमान समय में शिक्षा में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने से लोगों में तर्क एवं बौद्धिक गुणों का विकास हुआ। वर्तमान काल में शिक्षा मात्र कुछ जातियों व वर्गों तक सीमित न होकर लोगों को प्रदान की जाती मात्र कुछ जातियों व वर्गों तक सीमित न होकर लोगों को प्रदान की जाती है। इससे उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ, उनमें स्वतंत्रता, समानता तथा तार्किकता का विकास हुआ, है ना। आधुनिक शिक्षा पद्धति आई, नए शिक्षा का निर्माण हुआ, पुराने शिक्षा का कुछ हमेशा शिक्षा में पैटर्न चेंज होता रहता है। तो जब नवीनीकरण आया तो शिक्षा में भी नया आया, नए सोच आए, नए विचार आए, नए सिलेबस को जोड़ा गया। तो आखिर नया सोच कहाँ से पैदा होता है? सबसे पहले शिक्षा से शुरू होता है ना। तो जो चीज़ हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हमारे किताब में, हमारे जो है कि क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम में दिया हुआ रहता है, उसी से तो हम लोग पढ़ कर करके नई नई चीज़ों को सीखते हैं। तो हमारा जो शिक्षा पद्धति था वो मॉडर्न अब हो गया, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया जिससे कि हमारे पढ़ने लिखने का, बौद्धिक ज्ञान का विकास हुआ और लोगों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान
आए। वैज्ञानिक जो साइंस का जितना भी जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सारी चीजों से हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर जो है कि नई सोच का विकास हुआ। ठीक है, बौद्धिक ज्ञान आया, हमें हमारे अंदर बौद्धिक ज्ञान आया। बुद्धि क्या होता है, उसके मतलब बुद्धि आई। ठीक है, कि हमारा विकास किस चीज में है। ठीक है, उसको लोग समझ गए। उसके बाद फिर क्योंकि शिक्षा ही हमें सही ज्ञान का रास्ता दिखाता है, सही बुद्धि देता है। बौद्धिक ज्ञान हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती है। तो जब जो है कि शिक्षा में आधुनिकीकरण आया, आधुनिक शिक्षा पद्धति बनी, ठीक है, तो हमारे विकास बहुत तेजी से आधुनिकीकरण के तरफ बढ़ा। क्योंकि पुराने इसमें जो है कि पहले इस एजुकेशन क्या था, टीचर सेंटर्ड था। ठीक है ना, अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। तो जो बच्चे की इच्छा थी, जो बच्चे का जिसमें था रुचि, योग्यता और क्षमता, उसी चीज को लेकर करके बच्चे देखा गया, नजरिया क्या चीज है, किस तरह से बच्चों के एजुकेशन में सभी नई वैज्ञानिक पद्धतियों को उसमें जोड़ा जाए, जो बच्चे पढ़ लिख कर करके कल के अपना वो फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है ना, व्यवसाय कर सकते हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से वो अपने सोच को डेवलप किए वैज्ञानिक तौर पर। ठीक है, किसके कारण, शिक्षा जो नई आधुनिकीकरण आया, शिक्षा में नई पद्धति आई, उसके कारण। ठीक है, अब जो है कि 5वां पॉइंट है कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, भारतीय समाज एवं धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए देश के अनेक नेताओं और महापुरुषों ने अनेक सुधार कार्यक्रमों व आंदोलनों का सूत्रपात किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि संगठनों की भी स्थापना हुई। इन सभी के प्रयत्नों के कारण धार्मिक अंधविश्वास नष्ट हुए तथा भारतीयों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की ओर झुकाव बढ़ा। इससे भी धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला है। वही है कि धर्मनिरपेक्षता, धर्म को लेकर करके लोग एकदम से अंधविश्वास की ओर बढ़ गए और अपने सिर्फ धर्म के तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता था पहले। और जो है कि एजुकेशन और अपना व्यवसाय, अपना जो भी आगे बढ़ने की जो पद्धतियां हैं, ठीक है, वैज्ञानिकता, उन सब के ओर ध्यान नहीं दे करके सिर्फ धर्म के ही लिए इंसान ज्यादा पहले दिमाग लगाता था। लेकिन बहुत ऐसे महान पुरुष आए जो कि उन्होंने इस चीज के लिए फाइट किया। ठीक है, जो कि धर्म का जो अंधविश्वास लोगों के ऊपर आंख में पट्टी डली हुई थी, उसको हटाया। पहले क्या होता था कि सती प्रथा होता था कि किसी का जो पति अगर मर गया होता था तो उसको, उसकी जो पत्नी होती थी, उसको जो है कि उसके चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। ये बात लोगों को भी धर्म के लिए बहुत अंधविश्वास वाला बात था कि इस तरह की चीजें, जो जिंदा इंसान है उसको भी जीने का हक है, उसको उसके पति के साथ किस तरह से जला देने का हक था किसी को भी। तो इस तरह से ये सारा जो सोच था ना, इसको जो है कि चेंज किया गया। फिर विधवा जो होती थी, अगर वो नहीं किसी तरह से उनको कुछ किया जाता था तो जिंदगी भर वो उसी तरह से रहती थी। उनको अगर उनका ये नहीं होता था कि हाँ शादी कर करके उसको अच्छा लाइफ दे सके, ये सारी सोच को जो है कि चेंज किया गया और नया सोच विकसित किया गया कि भाई उसका भी जीने का हक है,
वो भी शादी करके किसी दूसरे के साथ सेटल हो सकती है और अच्छा लाइफ बिता सकती है, ठीक है ना। आज देखो, आज होता है ऐसा, अब होने लगा, क्योंकि लाइफ है, किसी एक के लिए नहीं रोक सकता है। तो ये सारी जो सोच थी पहले, जो मतलब एक तरह से धर्म के लेकर के जो धार्मिक चीजें थी बनी हुई, उसको चेंज किया गया और लोगों को नया सोच दिया गया, जिससे कि इंसान को जीने का हक भी मिला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, जो है कि ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ, प्रार्थना समाज बना, रामकृष्ण मिशन बना, आर्य समाज, यथोसोफिकल सोसाइटी आदि संगठनों का, इन सब चीजों के लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे इन सारे संगठनों का जो है कि विकास हुआ। और इन सभी के प्रयत्नों के कारण ही धार्मिक अंधविश्वास नष्ट हुआ तथा भारतीयों में प्रजातंत्रीय मूल्य की ओर सुझाव बढ़ा। इससे भी धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। और सॉरी और जो बहुत से महापुरुष रहे हैं, वो उन सब लोगों ने इन सब संगठनों का विकास किया ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, उन लोगों को बताया जाए कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे भी हमारा जो है कि, और इससे प्रजातांत्रिक मूल्य जो है कि हमारी जो नागरिकता है उसको, उसमें ज्यादा जो है कि लोगों का सुझाव बढ़ा, मूल्यों का विकास हुआ, झुकाव बढ़ा, ये सारी चीजों को सोचने लगे लोग। और उसके बाद फिर इससे भी धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। अब ये है कि सरकारी प्रयत्न, ठीक है, गवर्नमेंट इफेक्ट्स क्या हुए कि देश में नवीन संविधान द्वारा देश की सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के 15वें अनुच्छेद के में उल्लेख है कि राज्य, लिंग, रंग, जाति, प्रजाति, धर्म, वंश एवं जन्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अनेक विधानों व समाज कल्याण के प्रयत्नों द्वारा भी निम्न व पिछड़ी जातियों को ऊंचा उठाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इन सब से भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला है। तो हमारे देश में जो संविधान बना उसमें जो है कि 15वें अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि किसी को भी राज्य जो है कि लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब कि पुरुष और स्त्री, रंग, ठीक है, जाति, प्रजाति, धर्म, वंश एवं जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सबका समान अधिकार है, सबको एक जैसा ही मतलब कि अधिकार राज्य की ओर से लोगों को मिला हुआ है। इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो जाएगा, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, लिंग से हो, रंग रूप से हो, या वंश से हो, या जन्म से हो, जाति प्रजाति कोई भी हो, कुछ भी हो, कहीं पर भी सरकारी नौकरी लेने के लिए या संविधान में जो नेता लोग रहते हैं उनको भी उस चीज के लिए ये नहीं किया जाएगा कि इस जाति, इस लिंग, इस धर्म का लोग जो है कि संविधान का नेता नहीं बन सकता है, ठीक है। वो अपने एजुकेशन और अपने जो उसका है कैपेसिटी, ठीक है, उसके अनुसार वो नौकरी भी पा सकता है और हर एक काम कर सकता है, ठीक है, उसको समान अधिकार प्राप्त हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें कही गई है और इससे समाज का कल्याण होगा और लोगों के अंदर जो पिछड़ी जातियों और जो पिछड़े जाति है उसको भी ऊंचा उठाने का कोशिश किया गया, क्योंकि पहले जमाने में पिछड़े जाति लोगों को जो है कि कोई अधिकार ही नहीं दिया जाता था। लोगों को उन लोगों को लोग बहुत ही मतलब कि
नीची नज़र से देखते थे, ठीक है। पिछड़ा जाति, पिछड़ा लोग जो होता था, ठीक है। तो इन लोगों को भी समान इज्जत मिले, समान अधिकार भारत में एक जैसा सबके लिए बनाया गया, ताकि सभी को एक जैसा अधिकार मिले और वो लोग भी पढ़ लिख कर करके अपने टैलेंट के बेस पे सरकारी नौकरी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद राजनीतिक दल में क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज। देश में विभिन्न राजनीतिक दलों में भी धर्मनिरपेक्षता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता को दल की नीति के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी आदि धर्मनिरपेक्षता के विचारों के समर्थक रहे हैं। कांग्रेस के अतिरिक्त समाजवादी तथा साम्यवादी दलों के नेताओं ने भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया, ठीक है। ये सारी चीजें राजनीतिक लोग जो थे उन लोगों ने भी धर्मनिरपेक्षता को जो है कि सपोर्ट किया है, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, ये सब पार्टी जो है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन लोगों का यह सोच था कि सभी धर्म के लोग एक जैसे हैं और सभी को एक समान अधिकार देना चाहिए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और जो है कि इंदिरा गांधी, ये सारे लोग जो थे उन लोगों ने सब लोग जो है कि धर्मनिरपेक्षता उनके हिसाब से धर्मनिरपेक्षता को ही लेकर के चलते थे, वही सही था। सब जाति, सब धर्म, ऊंच नीच, जात पात, ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ सब लोग एक समान है, यही सब चीज था उनके अंदर भी और यही चीज लेकर के अभी भी चल रहे हैं, ठीक। अब है कि और सभी लोग चल रहे हैं, ठीक है। सब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही चल रहे हैं, तभी तो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है ना। अब है कि 8 नंबर पॉइंट है कि स्वतंत्रता। हमारे देश का जो एक मूल्य है ना, यही है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, और सब देश में देखो तो नहीं है ये सारी चीज, ठीक है। इसीलिए तो विदेश से आकर के लोग यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर कितने रंग है, कितने जाति धर्म के लोग हैं, सब लोग एक साथ कितने अच्छी तरीके से रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें अपने भारत के लिए गर्व महसूस करने के लिए देती है, ठीक है। तो चलो 8 नंबर पॉइंट है कि स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट्स क्या है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। उन्होंने इस संघर्ष के लिए प्रायः अपने सभी धार्मिक एवं जातीय भेदभाव भुला दिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मानुयायियों को देश की प्रगति में समान रूप की भागीदारी बनाना एवं, ठीक है। तो राज्य घोषित किया गया जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मानुयायियों को देश की प्रगति में समान रूप से भागीदार बनाना एवं सहयोग प्राप्त करना था। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन ने धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। मतलब राज्य में भी इस चीज को प्रोत्साहन दिया गया ताकि लोगों के अंदर भी धर्मनिरपेक्षता आए और सब लोग जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करके सब एक समान है, यही सोच विकसित करना है, ठीक है। उसके बाद फिर है कि 9 नंबर पॉइंट है कि धार्मिक विभिन्नता, ठीक है, रिलीजियस डिफरेंसेस। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के प्रोत्साहन में भारत में विभिन्न धर्मों
का पाया जाना भी एक प्रमुख कारण रहा है। भारत में चूंकि विभिन्न धर्मों के अनुयायी साथ साथ रहते हैं, अतः राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सभी धर्म के प्रति समानता का व्यवहार करे एवं सबको विकास के समान अवसर प्रदान करे। धार्मिक विभिन्नता है हमारे देश में, सभी धर्म के लोग एक साथ एक ही भारत में मिल कर के रहते हैं, तो और इनके अनुयायी भी हैं। ठीक है, तो अनुयायी को अपने धर्म के लिए तो भाई प्रचार प्रसार करना ही है, उनको उनका फ्रीडम है। ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, उनको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, और उनको जो है कि सभी और उनको इस चीज़ का समान अधिकार भी जो है कि संविधान में दिया गया है कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, अपने अपने धर्म को लेकर करके वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो और उसके प्रति समानता का व्यवहार, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करें, लेकिन उसके अंदर भी समानता का व्यवहार होना चाहिए। धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें भी समानता का व्यवहार होना चाहिए कि फिर भी ये पता जरूर दिमाग में होना चाहिए, ये समझ दिमाग में जरूर होना चाहिए कि हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन हम एक क्या है, एक नागरिक हैं। ठीक है, और हमारी नागरिकता, हमारे समान अधिकार हम सबके लिए एक समान है, एक बराबर है, और हमें हमारी नागरिकता का पूरा पालन करना है, तभी हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं, और ये विकास सभी के साथ मिलजुल करके होगा। ठीक है ना, तो विकास होगा तभी तो समान अवसर मिलेंगे। सबको एक समान अवसर दिया गया है। ठीक है, धर्म विभिन्न है, लेकिन फिर भी सबको एक समान अधिकार दिया गया है। सब लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, सब लोग एक साथ मिलजुल करके इस समाज में रह सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी जमीन ले सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी उनका टैलेंट है, जो भी उनकी इच्छा है, सब चीज में फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद फिर 10 नंबर पॉइंट है कि हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता। ठीक है, ट्रेडिशनलिज्म इन हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म, हिंदू धर्म अनेक रूढ़ियों और कुरीतियों ने अपने पैर जमा रखे हैं। धर्म का समर्थन प्राप्त होने के कारण इन्हें समाज में स्थान दिया जाता है, लेकिन अनेक सामाजिक सुधारकों व जागरूक प्रकृति के लोगों ने उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के संपर्क में आए और वे एक दूसरे के धर्म की अच्छाइयों एवं बुराइयों से परिचित हुए तथा इससे उनमें धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न हुई। इससे भी धर्मनिरपेक्षता के विस्तार में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र की स्थापना, प्रेस एवं समाचार पत्र, नवीन न्याय व्यवस्था तथा सांस्कृतिकरण की नवीन प्रक्रिया ने भी धर्मनिरपेक्षता के विस्तार और प्रभाव में वृद्धि की है। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो हिंदू धर्म है वो उसके अंदर रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा थी पहले। यही सारी चीज़ जो विधवा विवाह नहीं होने देते थे और स्त्री सती प्रथा था, है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण रूढ़िवादिता पहले हिंदू में बहुत ज़्यादा थी और उनके जो धार्मिक अनुयायी होते थे वो भी इन सब बातों को जो है कि लोगों के अंदर हमेशा डालते रहते थे ताकि धर्म हमारा खराब ना हो। ठीक है, इसके वजह से जो हिंदू जाति के लोग थे उस वक्त के, वो लोग बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए जब जो है कि
लाला लाजपत राय और सॉरी मतलब कि जो समाज जो आर्य समाज और ये सारे जो संगठन बने, इनमें इन्हीं चीज़ों को सुधारने के लिए कहा गया था। लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ था इन सब चीज़ों के वजह से भी, लेकिन लास्ट में सबको समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ें जो है कि एक रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है और इसमें सुधार करना चाहिए। तो ये सारे सुधार हुए और उसके बाद फिर इसमें यही था कि जो धार्मिक गुरु होते थे उनको जो है कि बताया जाता था कि सब लोग एक समान है, एक ही हैं, नागरिक हैं समाज के, इस देश के, तो उन सबको एक समान अधिकार देना चाहिए और जो है कि नागरिकता का पालन हमें हमको जो है कि नागरिकता का पालन करना हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के वजह से वो भी धार्मिक सहिष्णुता को समझ में आया उनको कि धार्मिक सहिष्णुता को जो है कि उत्पन्न हुई, ठीक है, और इससे भी धर्मनिरपेक्षता में विस्तार में सहायता मिली। फिर वो भी दूसरे जो भी थे अनुयायी उनको भी बताए कि भाई हम तो हिंदू होने के साथ साथ हम एक नागरिक भी हैं, है ना, तो हमको एक अच्छा नागरिक भी बनना है। इसके लिए हम लोग सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करके रहें, हमारे समाज का तभी विकास होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ था धर्मनिरपेक्षता और इसके अंदर क्या क्या चीज़ थी जिससे कि जो है कि नवीनीकरण हुआ और इसका विकास हुआ, क्या क्या कुरीतियाँ थी, क्या क्या रूढ़िवादिता थी और उसको समाप्त कर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो है कि गलत सोच नहीं है। हम लोग अब नए तौर पर सोचते हैं। हम लोगों को पता है कि हमारा विकास किस तरह से होगा और हम लोग अपने विकास के लिए सोचते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग सब लोग और हम ये जानते हैं कि हम एक सबसे पहले तो एक नागरिक हैं, ठीक है। हम जब कहीं हम अपने भारत देश से किसी विदेश में जाते हैं तो हम कहाँ के कहलाते हैं, इंडिया के कहलाते हैं, तो हम इंडिया के नागरिक कहलाते हैं ना। तो इंडिया के नागरिक सबसे पहले तो हम लोगों को यही चीज़ याद रखना चाहिए कि हम इंडियन हैं, हम एक इंडिया के नागरिक हैं और हमारे अंदर इतने सारे जाति धर्म और वो जो सही सच्चा इंडियन होगा ना उसके अंदर सभी जाति धर्म और रीति रिवाज संस्कृति जो हमारे देश की है इतनी खूबसूरत, उनको वो अपने अंदर समाया हुआ होगा। इतना रंग है, इतने पर्व हैं, इतने त्योहार हैं, है ना। तो उन सबको वो ले कर कर करके किसी भी देश में जाता है, तभी उसकी एक पहचान बनती है इंडिया के नागरिक का। ठीक, तो देखो ये बहुत अच्छी बात कही है मैंने। सब लोग जो भी हो अपने अंदर अच्छे नागरिक बनने का हमेशा रखा करो, ताकि हम जब भी कहीं पर भी जाएं तो हम अपने इंडिया का नाम रोशन करें, ठीक है। हम अपने जो हमारे देश की जो मेन मूल्य हैं उनको दूसरों को भी बता सके कि देखो भाई हमारे देश में तो इतने सारे लोग रहते हैं, सब लोग, फिर भी हम लोग एक छत के नीचे एक आसमान के नीचे रहते हैं, ठीक है, एक समाज में रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है और हम हर नागरिक के अंदर हर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जाति धर्म भेदभाव को हटा कर करके सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम सबके धर्म का इज्जत करेंगे, हम सबके धर्म को एक समान मान मर्यादा देंगे। ठीक गाइस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आज मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि बोलने में भी नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको आज पढ़ाया है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और मुझे अगर आज एक भी कोई वीडियो नहीं डालूंगी तो फिर आप पढ़ोगे कैसे।
आपके पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई नो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाती होंगी जिसे आप देख कर करके आराम से पढ़ लोगे। मेरी वीडियो रहे ना रहे आपको कोई उससे वो नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी वीडियो को देख के आप मेरी वीडियो को सुन कर करके कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकोगे। वैसे तो बहुत ऐसी वीडियोस हैं बीएड के लिए जो कि आपको पढ़ाती हैं और समझाते हैं लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ शायद आपको उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता होगा आई थिंक। तो इसीलिए मैं चाहे तबीयत ठीक रहे ना रहे पढ़ाने के लिए वीडियो बना ही देती हूँ। तो आपको मुझसे पढ़ कर करके कैसा लगा आप कमेंट कर करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आप जो न्यू व्यूअर्स हैं और आप लोगों ने मेरे जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जेनजी क्लासेस को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर दूसरे क्वेश्चन में मिलते हैं। आई होप मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर से पढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।